नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पीएम मोदी की बचत वाली अपील के बाद देश में आर्थिक दबाव और वैश्विक संकट के संकेत अब खुलकर दिखाई देने लगे हैं। सोना चांदी रिकॉर्ड महंगे हो गए हैं, किसानों पर डीएपी खाद की मार पड़ रही है और युवाओं के सामने बेरोजगारी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। उधर पीएम मोदी ने भी अपने काफिले की गाड़ियां आधी करने का फैसला कर लिया है। इस बीच तमिलनाडु में विजय सरकार ने भारी बहुमत से फ्लोर टेस्ट जीत लिया, जबकि नीट पेपर लीक मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इन खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। आयात शुल्क बढ़ते ही सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, चांदी भी तेजी से महंगी। मिडिल ईस्ट जंग में बढ़ी किसानों की मुश्किल, डीएपी खाद हुई बेहद महंगी। तमिलनाडु में विजय की सरकार ने पास किया फ्लोर टेस्ट, मिले 144 वोट। नीट पेपर लीक मामले में डॉक्टर संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एनटीए पर बड़े सवाल। ईरान ने पाकिस्तान इराक संग की डील, तेल जहाजों को रास्ता देने का समझौता। केंद्र सरकार ने बुधवार को सोने और चांदी पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया। सरकार के इस बड़े फैसले का असर कुछ ही घंटों में बाजार पर दिखाई देने लगा और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ गया। MCX पर सोने की कीमत करीब 6% बढ़कर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं चांदी भी तेजी से महंगा हो गया और इसकी कीमत लगभग 6% उछलकर 2,95,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। सरकार ने सोने और चांदी की आयात पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद विदेशों से सोना और चांदी की खरीद को कम करना है, ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव कम किया जा सके। सरकार के इस फैसले के बाद अब सराफा बाजार में ग्राहकों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि शादी और त्योहारों के सीजन में सोना चांदी खरीदना बहुत महंगा हो जाए। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण डीएपी खाद की कीमतें 40% बढ़ गई हैं, जिससे सरकार और किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। भारत सरकार ने अब करीब $930 प्रति टन के हिसाब से खाद का सौदा किया है। जंग शुरू होने से पहले यही खाद काफी कम दामों पर मिल रही थी। दरअसल खाद बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल उसी रास्ते से आता है जहां युद्ध छिड़ा हुआ है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की बेंचमार्क कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं। सरकार ने मानसून की फसलों के लिए भारी मात्रा में खाद का ऑर्डर दे दिया है। चावल, मक्का और सोयाबीन की बुवाई के लिए ये समय बहुत कीमती है। खाद के साथ साथ यूरिया की कीमतों में भी लगभग दोगुना इजाफा हुआ है। हालांकि सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, लेकिन बढ़ते दामों से खजानों पर बोझ बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या 50% तक कम करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा संभालने वाली एजेंसी SPG को साफ निर्देश दिए हैं कि उनके काफिले में अब कम गाड़ियां इस्तेमाल की जाएं। साथ ही उन्होंने काफिले में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV की संख्या बढ़ाने को भी कहा है। हालांकि पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, बल्कि मौजूदा संसाधनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक SPG ने इन निर्देशों पर अमल भी शुरू कर दिया है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और ब्लू बुक भी ये तय सभी सुरक्षा मानकों को पूरी तरह पालन किया जाएगा, यानी सुरक्षा भी कायम रहेगी और ईंधन बचत का संदेश भी दिया जाएगा। भारत के युवाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर एक परेशान करने वाली खबर है। साल 2026 के शुरुआती 3 महीनों में बेरोजगारी का स्तर काफी बढ़ गया है। आंकड़ों के मुताबिक 15 से 29 साल के युवाओं को काम ढूंढने में दिक्कत हो रही है। पिछले साल अप्रैल में बेरोजगारी दर करीब 14% के आसपास दर्ज किया गया था। जून आते आते ये बढ़कर अपने सबसे ऊंचे स्तर यानी कि 15.3% पर पहुंच गई। बीच में कुछ सुधार दिखा, लेकिन दिसंबर के बाद हालात फिर से बिगड़ने लगे। जनवरी से मार्च के बीच बेरोजगारी का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर इसकी मार ज्यादा पड़ी है। मार्च के महीने में बेरोजगारी की ये दर बढ़कर 15.2% तक पहुंच जा चुकी है। पुरुष युवाओं में ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कुल मिलाकर युवाओं के लिए नौकरी के बाजार में चुनौतियां अब और भी ज्यादा कठिन हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बचत और सादगी वाली अपील पर शरद पवार ने चिंता जताते हुए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। एनसीपी-एसपी के मुखिया शरद पवार ने कहा कि इस तरह की अचानक की गई घोषणाओं से आम जनता, व्यापारियों और निवेशकों में घबराहट पैदा हो गई है। पवार ने सरकार को चेतावनी दी कि इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है और उन्होंने इसे गंभीर मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करने के लिए तुरंत एक मीटिंग बुलाने का सुझाव दिया है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। तमिलनाडु में विजय सरकार ने जीता फ्लोर टेस्ट। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा डॉक्टर संगठन।
आरएसएस बोला, पाकिस्तान को जवाब दो, बातचीत बंद मत करो। हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में, पाकिस्तान ने किया बड़ा समझौता। तमिलनाडु में दलपति विजय की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीतकर अपनी ताकत दिखा दी है। 234 सदस्यीय विधानसभा में विजय सरकार के पक्ष में 144 वोट पड़े, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। फ्लोर टेस्ट शुरू होने से पहले ही पूरा सियासी माहौल गर्मा गया था। 59 विधायकों वाली डीएमके ने विश्वास मत का बहिष्कार कर दिया और सदन से वॉकआउट कर गई। डीएमके के बाहर जाने के बाद सदन में बहुमत का आंकड़ा और आसान हो गया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री विजय ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद वोटिंग हुई, जिसमें सत्ता पक्ष को भारी समर्थन मिला। बीजेपी ने इस दौरान न्यूट्रल रहने का फैसला किया। एआईएडीएमके के 24 विधायकों ने विजय सरकार के समर्थन में वोट डाले, जबकि एक विधायक वोटिंग से गायब रहे और 5 विधायकों ने न्यूट्रल रुख अपनाया। विजय सरकार को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके, आईयूएमएल और एएमएमके जैसी पार्टियों का समर्थन मिला। यही समर्थन विजय के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। नीट यूजी 2026 परीक्षा लीक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फायमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग की है। फायमा ने अपनी याचिका में एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि परीक्षा आयोजित करने में सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है और मौजूदा व्यवस्था छात्रों की भरोसा खो चुकी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि या तो एनटीए को पूरी तरह बदल दिया जाए या फिर उसकी संरचना में बड़े स्तर पर सुधार किए जाएं। याचिका में मांग की गई है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा कराई जाए और ये परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। फायमा चाहता है कि कोर्ट एक हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी बनाए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। इस कमेटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट को भी शामिल करने की मांग की गई है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बन सके। सीबीआई ने नासिक से शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया है, जिसने 10 लाख में पेपर खरीदकर आगे 15 लाख में बेचा था। इस गिरफ्तारी के लिए सीबीआई की 4 टीमें खास तौर पर नासिक पहुंची थी। पहले इसे स्थानीय पुलिस ने पकड़ा था, जिसे बाद में केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया गया। अब तक माना जा रहा था कि पेपर नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, लेकिन नई जांच ने इस थ्योरी पर अब बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि आरोपी शुभम के पिता अपने बेटे को पूरी तरह निर्दोष बता रहे हैं। फिलहाल सीबीआई इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है, ताकि मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। आरएसएस ने कहा है कि पाकिस्तान को जवाब भी दो, बातचीत भी जारी रखो। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि आतंक का जवाब जरूरी है, लेकिन बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा शांति की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए थे। मोदी ने भी शपथ समारोह में पाकिस्तान को बुलाया था। इतना ही नहीं, मोदी पाकिस्तान भी गए थे। होसबोले बोले कि भारत ने हर तरीका आजमाया है, लेकिन पाकिस्तान बार बार उकसाने की कोशिश करता है। पुलवामा जैसे हमलों में उसी की सोच दिखाते हैं। ऐसी हरकतों का जवाब देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। सरकार को हालात देखकर फैसला लेना चाहिए, लेकिन बातचीत का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होना चाहिए। आरएसएस ने कहा कि रिश्ते बने रहने चाहिए, वीजा, व्यापार और बातचीत जारी रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी संवाद की जरूरत पड़ सकती है। आरएसएस का ये बयान इस बीच आया है जब हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के साथ बैक चैनल पर बात कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के ऑफिस को इस बातचीत के बारे में जानकारी है। बातचीत की एक बैठक कतर में और दूसरी किसी अन्य एशियाई देश की राजधानी में हुई है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में बीमारी के चलते निधन हो गया है। उन्होंने लखनऊ के अस्पताल में आखिरी सांस ली। बुधवार सुबह जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो घर वाले तुरंत उन्हें सिविल अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। प्रतीक यादव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे। बताया जा रहा है कि वे काफी समय से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके फेफड़ों में खून का थक्का जमने का इलाज भी चल रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण कर इराक और पाकिस्तान के तेल जहाजों को रास्ता देने का गुप्त समझौता किया है। दरअसल युद्ध की वजह से दुनिया के 20% तेल की सप्लाई रुक गई थी। इराक की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही तेल की कमाई पर टिकी हुई है। वहीं पाकिस्तान में बिजली बनाने के लिए गैस की भारी किल्लत हो गई थी। अब ईरान की हरी झंडी मिलने के बाद इराक के बड़े टैंकर सुरक्षित निकल सके हैं। कतर की गैस लेकर भी 2 जहाज अब पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान अब इस रास्ते का अकेला मालिक बनना चाहता है। इससे अमेरिका की घेराबंदी और ब्लॉक करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी खबर का अपडेट लेकर हम शाम 6 बजे फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.